हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अगर हमसे कुछ त्रुटि होती है तो आप अपना राय कमेंट में दे दीजिएगा। हम आपकी राय पर अमल करके अपनी त्रुटि में सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि प्रकाश है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे दोस्तों। प्रकाश के समान परिचय के बारे में जानेंगे। प्रकाश की वो सारी बातें जानेंगे जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे या उसका रीज़न नहीं पता होगा। जानते होंगे पर उसका कारण जो होता है वो नहीं पता होगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रकाश का सटीक परिभाषा जानेंगे कि प्रकाश आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश का डिफिनेशन जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश का डिफिनेशन जो है दोस्तों वो किस प्रकार का है। चलिए, तो सबसे पहले प्रकाश किसे कहते हैं परिभाषित करें। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश क्या है उसको परिभाषित कीजिए तो हम किस प्रकार से बोलेंगे जो मेरा सटीक होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हमारी आँखें वस्तुओं को देख पाती है। यानी प्रकाश जो है वो एक प्रकार का भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हमारी आँखें जो है वो वस्तुओं को देख पाती है। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखना दोस्तों, एक यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है भौतिक कारक। भौतिक कारक, तो सबसे पहले आपको समझना है भौतिक कारक का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम समझते हैं भौतिक कारक का मतलब। भौतिक कारक का मतलब होता है वैसा कारक जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसे भौतिक कारक कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक कारक का मतलब हुआ कि जिसे हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं। तो बताइए, प्रकाश को हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस नहीं करते हैं? करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप धूप में खड़े हैं तो आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है। तो आपकी जो त्वचा है, जो आपकी त्वचा ज्ञानेंद्रिय है, उस त्वचा के द्वारा आपको पता चल गया कि प्रकाश की मात्रा हमारे ऊपर अधिक पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम समझ गए हैं कि जो प्रकाश है वो एक भौतिक कारक है। भौतिक कारक क्या होता है, तो भौतिक कारक का मतलब होता है कि जिसको हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, भौतिक कारक कहलाता है। यानी प्रकाश को भी तो हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा हाँ, हमारा आँख भी एक प्रकार का ज्ञानेंद्रिय है। जब प्रकाश रहता है तो हम लोग तुरंत बोलते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग हैं, और प्रकाश नहीं रहता है तो हम लोग कहते हैं कि प्रकाश की अनुपस्थिति में हम लोग हैं। इस प्रकार से हम लोग को पता चल रहा है कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार का भौतिक कारक है, क्योंकि हम लोग प्रकाश को अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। तो बोला गया है कि प्रकाश वह भौतिक कारक होता है जिसकी उपस्थिति में, मतलब कि प्रकाश रहेगा ना तभी हम अपनी आँखें से वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हमारी आँखें किसी वस्तुओं को देख पाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रकाश का आपका ये सटीक परिभाषा हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रकाश के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं अगला बात। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है, इसलिए इसका मात्रक जूल होता है। ठीक है, प्रकाश जो है वो एक प्रकार का ऊर्जा है, और हम लोग जानते हैं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो आप बताइए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, और हम जानते हैं कि ऊर्जा का मात्रक जूल है। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि प्रकाश का भी मात्रक जूल होगा? कैसे? ठीक है, कैसे कह सकते हैं, तो देखिए दोस्तों कैसे कह सकते हैं। जो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो उस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश का मात्रक भी क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है और इसका मात्रक जूल होता है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। तो प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है, क्योंकि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम, लगभग 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम के मध्य होती है। ठीक है, तो समझना है आपको, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन नहीं करता है, बल्कि सीधी रेखाओं में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ऐसा आभास होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन सच में प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन नहीं करता है। तो आपको समझना है कि ऐसा काहे
कैसे प्रतीत होता है, तो ध्यान से आपको समझना है। जैसे मान लीजिए कि कोई तरंग इस प्रकार का है, इस प्रकार का कोई तरंग है, तो आपको समझना है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग शीर्ष बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, शीर्ष, ठीक है। या आप श्रृंग भी इसको कह सकते हैं, शीर्ष या श्रृंग होता है। और इसको हम लोग वही कहेंगे, शीर्ष या श्रृंग। और इसको क्या कहेंगे, गर्त, ठीक है, इसको भी गर्त कहेंगे। तो तरंग दैर्ध्य आगे आपको समझना है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो देखिए, दो श्रृंगों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो होता है ना, इसी दूरी को हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तरंग दैर्ध्य आपको समझना है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो हम बोलेंगे दो श्रृंगों के बीच के न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसका दूसरा डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि दो गर्तों के बीच के न्यूनतम दूरी को, दो गर्त है, ये वाला गर्त और ये वाला गर्त, दो क्रमागत गर्तों के बीच के न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। या दो क्रमागत श्रृंगों के बीच के दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। अब जरा आप सोचकर देखिए, अगर ये वाला और ये वाला देखा जाए, पहला ही तरंग हुआ, दूसरा तरंग इस प्रकार से हम बनाएंगे और आपको समझना है। तो आप बताइए, इसका यहाँ पे शीर्ष हुआ, इसका शीर्ष यहाँ पे हुआ। अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य। ये भी आपका तरंग दैर्ध्य है, ये भी आपका तरंग दैर्ध्य है। अब आपको बताना है कि ये वाला तरंग दैर्ध्य और ये वाला तरंग दैर्ध्य में दोनों में छोटा कौन है। तो आप कहिएगा नीचे वाला, जो ये वाला तरंग दैर्ध्य है आपका, वो छोटा है। कैसे, कैसे कि ये दोनों श्रृंगों के बीच की दूरी इसमें देखा जाए तो ज़्यादा है इसके अपेक्षा, ठीक है। आप ज़रा सोचिए, अगर ये श्रृंग, जो श्रृंग है या शीर्ष है, वो और नज़दीक आ जाए तब कौन स्थिति आएंगी, और नज़दीक आ जाए, बहुत नज़दीक आ जाए, बहुत नज़दीक आ जाए, बहुत नज़दीक आ जाए, तो आपको क्या, एक श्रृंग यहाँ पे शीर्ष और एक शीर्ष यहाँ पे रहे और ये दोनों को मिलाया जाए मान लीजिए, तो बताइए क्या लगेगा आपको। नहीं लगेगा कि जो तरंग दैर्ध्य है वो, ये जो दूरियां हैं वो सीधी रेखा में, जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसे इस प्रकार का है, यहाँ पे ध्यान से, तो ए वाला और ए वाला के बीच जो यहाँ पे आपका इस प्रकार का जो तरंग चल रहा है, वो क्या लग रहा है आपको, इससे भी और बहुत नज़दीक रहेगा। तो आपको ऐसा आभास होगा कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन कर रहा है, लेकिन प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करती है, प्रकाश इस प्रकार से गमन करती है, जो आपको ये बनाया गया है इस प्रकार से प्रकाश गमन करती है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग समझें कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखाओं में गमन नहीं करती है, बल्कि सीधी रेखाओं में गमन करती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत काहे होती है, प्रतीत इसलिए होती है क्योंकि प्रकाश के तरंग दैर्ध्य जो होता है बहुत कम होता है। मतलब कि इनके जो इस प्रकार से तरंग चलेंगे, इन तरंगों के शीर्ष जो होते हैं वो बहुत सटे होते हैं। अब जरा आप सोचिए, जब इनके शीर्ष बहुत सटे होंगे तब ये जो होंगे वो आपको लगेंगे कि जो ये है वो सीधी रेखा में चल रहा है, सीधी रेखा में इसका गमन पथ है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं, ऊर्जा के अनुरूपों को प्रकाशीय ऊर्जा में बदला जा सकता है तथा प्रकाशीय ऊर्जा को भी ऊर्जा के अनुरूपों में बदला जा सकता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ तो समझना है आपको। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप मान लीजिए आपके पास कोई ऊर्जा है, किसी प्रकार का कोई ऊर्जा है मान लीजिए, उस ऊर्जा को आप प्रकाशीय ऊर्जा में बदल सकते हैं, ठीक है। वो ऊर्जा जो आपका है, दूसरे प्रकार का ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आप प्रकाशीय ऊर्जा में बदल सकते हैं। और अगर आपके पास प्रकाशीय ऊर्जा है, अगर आपके पास प्रकाशीय ऊर्जा है, तब उसको आप प्रकाशीय ऊर्जा को अन्य ऊर्जा में बदल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया तो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम लोग। देखिए, जैसे हम लोगों के पास मान लीजिए बल्ब है, क्या है, बल्ब। तो बल्ब कैसे जलता है, बल्ब क्या उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। अब जरा सोचिए आप कि बल्ब प्रकाश उत्पन्न कैसे किया, बल्ब जो है वो प्रकाशीय ऊर्जा कैसे दिया। तो बल्ब जो है वो विद्युतीय ऊर्जा के द्वारा जला। जब बल्ब विद्युतीय ऊर्जा के द्वारा जला तब वो क्या हुआ, प्रकाशीय ऊर्जा वहाँ पे उत्पन्न हुआ। यानी बल्ब का जल रहा है, जो बल्ब जल रहा है उसमें हम क्या समझ रहे हैं, उसमें हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो विद्युतीय ऊर्जा है ना, विद्युतीय ऊर्जा, वो विद्युतीय ऊर्जा किस में बदल रहा है दोस्तों, तो वो विद्युतीय ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में बदल रहा है। कहाँ पे ये बात देखें हम लोग, ये बात जो है वो हम लोग बल्ब के जलने के समय हम लोग देख रहे हैं। बल्ब के जलने के समय, बल्ब के जलने के
अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि विद्युतीय ऊर्जा जो है वो प्रकाशीय ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है, यानी बताइए तो ऊर्जा का अन्य रूप दूसरा रूप हुआ कि नहीं हुआ, ऊर्जा के विद्युतीय रूप हुआ, वो उसको हम लोग किस में बदल दिए, प्रकाशीय ऊर्जा में बदल दिए। और आप लोग सोलर प्लेट के नाम सुने होंगे, वो सोलर प्लेट में क्या होता है दोस्तों, तो वो सोलर प्लेट में जो होता है वो प्रकाश को संचित कर लिया जाता है, और वो सोलर प्लेट जो होता है वो प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ गए कि जो ऊर्जा होता है, प्रकाशीय ऊर्जा जो है, उसको ऊर्जा के अन्य रूपों को प्रकाशीय ऊर्जा में बदल सकते हैं, और अगर प्रकाशीय ऊर्जा है तो उस प्रकाशीय ऊर्जा को अन्य ऊर्जा के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, इसका आप लोग एग्जाम्पल के द्वारा भी उसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं प्रकाश के बारे में और बातें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, प्रकाश को गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, यानी प्रकाश जो होता है, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग किसको कहेंगे, यहाँ से देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग का भी डिफिनेशन यहाँ से आपको पता चल रहा है। विद्युत चुम्बकीय तरंग किसको कहेंगे, तो कहेंगे वैसा तरंग जिसको चलने के लिए, जिसको गमन करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है दोस्तों, और प्रकाश जो होता है उसको गमन करने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको समझना है अच्छे से, ध्यान से देखिए क्या समझना है जो यहाँ पे अच्छे से समझिए। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग को गमन करने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इसको गमन करने के लिए। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग को गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश को भी देखा गया तो प्रकाश जो है उसको भी गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझना है विद्युत चुम्बकीय तरंग को भी कोई माध्यम नहीं है पर गमन करने के लिए, प्रकाश को भी कोई माध्यम नहीं होता है आवश्यकता गमन करने के लिए। तो क्या प्रकाश को हम विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं कह सकते हैं, कैसे, कैसे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग को गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार से प्रकाश को भी गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके आधार पर क्या हम नहीं कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग होगा, तो इसका आंसर होगा हाँ, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश जो होता है वो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। काहे होता है, काहे कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग को चलने के लिए, गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार से प्रकाश को भी चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये हम लोग जान गए, फिर आगे जानते हैं। प्रकाश का पथ जो होता है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, इसलिए प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश का पथ जो होता है, प्रकाश का पथ अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, इसलिए प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, अब यहाँ पे आपको समझना है अनुप्रस्थ प्रकृति किसको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है इस प्रकार से वो तरंग, वे तरंगे जो इस प्रकार से चलती हैं उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग। ये आपका अनुप्रस्थ तरंग है, ये जो है ये आपका अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है दोस्तों, यानी हम लोग कहेंगे कि जो तरंगे इस प्रकार से चलती है, जो देखिए इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से जो तरंगे चल रही हैं, इस प्रकार से जो तरंगे चल रही हैं, इन तरंगों को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अनुप्रस्थ तरंग है और इसी को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ प्रकृति। ठीक है, तो बताइए प्रकाश जो है कैसे चलता है, इस प्रकार से चलता है। तो प्रकाश तो तरंग है, लेकिन कैसा तरंग है, इस प्रकार से चलने के कारण इसको हम बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है दोस्तों, यानी प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में इतना जान गए तो बहुत है दोस्तों। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हमारी आंखें वस्तुओं को देख पाती है, यानी कि प्रकाश को हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, इसलिए प्रकाश को भौतिक कारक कह रहे हैं। और प्रकाश रहेगा तभी आपकी आंख जो है वो किसी वस्तु को देख पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से प्रकाश का डिफिनेशन हुआ। फिर हम लोग जाने कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है, इसलिए इसका मात्रक जूल होता है।
प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है, इसलिए इसका मात्रक जो होता है वो जूल होता है, ऊर्जा होता है। और हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, इसलिए प्रकाश का भी मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, आगे जानते हैं। प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है क्योंकि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत ही कम, लगभग 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम के मध्य होता है। 4000 एंगस्ट्रम का मतलब हुआ 4000 गुना 10⁻−10 मीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम लोग समझ गए कि अभी 4000 में भी 10⁻−10 मीटर से क्या करना है, गुना करना है, और 8000 में भी 10⁻−10 से गुना करना है। इसके मध्य में ही दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य होते हैं। तरंग दैर्घ्य का मतलब हम आपको समझाएं, दो श्रृंगों के मध्य न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, या दो गर्तों के मध्य न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है, गमन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि सीधा रेखा में चल रहा है, लेकिन सच में सीधा रेखा में नहीं चलता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानते हैं। ऊर्जा के अनुरूपों को प्रकाशीय ऊर्जा में बदला जा सकता है तथा प्रकाशीय ऊर्जा को भी ऊर्जा के अनुरूपों में बदला जा सकता है। इसका एग्जांपल हम आपको दिए थे कि जो बल्ब जलता है दोस्तों, बल्ब के जलने के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ जो विद्युतीय ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदला है, ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि प्रकाशीय ऊर्जा में बदला है। और जो हम सोलर प्लेट की बात कर रहे हैं, तो सोलर प्लेट जो होता है वो प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। तो क्या हम लोग ऊर्जा के अनुरूपों को नहीं बदल दे रहे हैं प्रकाशीय ऊर्जा में? तो आपका आंसर होगा हाँ। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। प्रकाश को गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है लोग। ठीक है, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में तो हम जान गए कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। लेकिन अगर कोई पूछे कि प्रकाश को विद्युत चुम्बकीय तरंग क्यों कहते हैं, तो आपको इसका आंसर देना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और प्रकाश को भी गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं। प्रकाश का पथ अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। जो प्रकाश का पथ होता है, प्रकाश जो चलता है, प्रकाश का पथ होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ का मतलब इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रकृति होती है, यही चलते इसको हम एक प्रकार का क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।